Well, students, once again, a very happy good morning to all of you. Now, today, let's start with our second topic. It's all about Battle of Plassey. So, see what is given. सिराजुद्दौला was ruling over Bengal. वो टाइम था जब सिराजुद्दौला कहाँ पे रूल करते थे? बंगाल पे, मतलब कि वो बंगाल के राजा थे. Due to his impulsive nature, he had some opponent in his state. सिराजुद्दौला किसी भी टाइप के करप्शन को सह नहीं सकते थे, मतलब वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और उसकी वजह से उनके कुछ ओपोनेंट्स थे. ओपोनेंट्स मतलब क्या, कुछ दुश्मन थे. और सबसे बड़ा उनका दुश्मन कौन था? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स. During this period, the British East India Company built a fortress around a trade center in Kolkata on pretext of a security reason without taking the permission of Nawab. इस टाइम के दौरान एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो कोलकाता के अंदर उनका जो फोर्ट्रेस था, उनका जो किला था, उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, उसके चारों साइड दीवार बिल्टअप करवाए. और ये दीवार उन्होंने बिल्टअप करवाए, पर उसके लिए उनको नवाब से एक्चुअली परमिशन लेना था, पर उन्होंने परमिशन लिया नहीं था. जिसकी वजह से हुआ क्या, तो नवाब को गुस्सा आया, क्योंकि वो राजा थे, राजा की परमिशन के बिना कुछ अपने आप काम नहीं कर सकते थे. और इसीलिए जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अपनी आर्मी को परमिशन दी और कहा कि अभी के अभी जाओ और उनका जो फोर्ट्रेस है वो पूरा डेमोलिश डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब कि तोड़ दो. When this news reached Madras, Chennai, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. जैसे ही ये न्यूज़ चेन्नई मद्रास पहुंचे, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी को लीड किया और वो अपनी छोटी सी आर्मी को लेके कोलकाता आने के लिए रवाना हो गए. नाउ इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रांग, दे रियलाइज्ड इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब आर्मी. पर हुआ क्या, जब रॉबर्ट क्लाइव ने आके सब देखा, भले उनकी आर्मी स्ट्रांग थी, मजबूत थी, पर उन्होंने देखा कि नवाब की आर्मी के सामने उनकी आर्मी टिक नहीं सकती थी. इसीलिए सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू टायरेची, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी फॉर्म की. क्या था, मतलब कि एक चाल चली. अ कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, इन विच नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वर कोडेक्स टू ज्वाइन. उन्होंने उनके जो सबसे बड़े दो पावरफुल पर्सन थे उनको अपनी फेवर में ले लिया, जिसमें से एक थे मीर जाफर और दूसरे थे सेठ अमीचंद. On the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey. अब राजा से युद्ध करने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए, तो उन्होंने रीज़न क्या निकाला कि जो सिराजुद्दौला राजा है वो अपने पीपल को अननेसेसरी परेशान करते हैं और इसीलिए हम उनसे वॉर डिक्लेयर करते हैं. ये वॉर कहाँ पे किया गया था, तो एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है प्लासी, उसके बाजू में काफ़ी बड़ी जगह है, वहीं पे ये वॉर हुआ था. सी ये येलो बॉक्स है, यू कैन सी इट. इसमें दो सेंटेंस दिए हैं विच आर इंपॉर्टेंट एंड यू आर सपोज टू अंडरलाइन इट ऑल्सो इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक, और इसको लर्न बाय हार्ट भी करना है तो आप लिख सकते हो LBH. फर्स्ट पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757. एग्जैक्टली ये कहाँ पर है, तो द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, डेट्स इन वेस्ट बंगाल. नाउ लेट मी स्क्रोल अप सो दैट यू कैन सी. ओके, नाउ सी अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफ़र लॉस्ट द बैटल. इस प्लान के अंदर मीर जाफ़र को पहले से ही समझाया गया था कि उनको बैटल में हार जाना है, और उसी रीज़न की वजह से अल्टीमेटली सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड. ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव टेरिची द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे. रॉबर्ट क्लाइव ने चाल चली थी, सोची समझी साजिश थी, और उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी आधे दिन में ख़त्म हो गया और सिराजुद्दौला हार गए. द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास, और इसकी वजह से अब कंपनी को फ्री होल्ड मिल चुका था. अब कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं बचा था, उनको 24 परगनास डायरेक्टली मिल गए. और उसी के साथ उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बंगाल बना दिया, मतलब कि अब नया बंगाल का राजा कौन बना, तो मीर जाफ़र. Thus the foundation of company rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. तो कहा जाता है कि कंपनी का जो रूल था वो सबसे मजबूत, उनकी जो जड़ी थी मजबूत, वो कब से फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई, तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757. नाउ नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बुक्सर. See, Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. मीर जाफ़र एक कठपुतली जैसा नवाब था जिसको डायरेक्टली बिठाया गया था राजा की कुर्सी पे. किसने बिठाया था? ब्रिटिशर्स ने. अब ये ब्रिटिशर्स बार बार मीर जाफ़र से डिफरेंट तरीके से प्लेंटी ऑफ वेल्थ मांग रहे थे, कभी सोना, कभी हीरे जवाहरात, पैसे वगैरह. ड्यू टू दिस ग्रीड
of to gain more power, the East India Company managed to dethrone मीर जाफ़र एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफ़र को उन्होंने जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे किसको बिठा दिया, तो मीर कासिम। क्यों, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मीर कासिम अभी छोटा बच्चा है तो उससे आसानी से हम वेल्थ छीन सकते हैं। नाउ मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र एंड दस बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। पर ये क्या हुआ, मीर कासिम तो और भी ज़्यादा एम्बिशियस निकला, करेजियस निकला, ब्रेव निकला। उसने कंपनी की बात सुननी बंद कर दी और उसी रीज़न की वजह से वापस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड द नवाब। वापस उन्होंने मीर कासिम को हटाया और उसकी जगह पे किसको बिठा दिया, मीर जाफ़र को। मीर कासिम टुक रेफ्यूज विद नवाब ऑफ अवध। अल्टीमेटली मीर कासिम शरण लेने के लिए किसके पास चले गए, तो अवध के जो नवाब थे उनके पास गए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध। वो वक्त था जब मुगल एम्परर शाह आलम भी अवध आए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड दस डिक्लेयर अ वॉर। अब इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तीन एक हो जाएंगे और तीनों मिलकर किसके साथ युद्ध करेंगे, कंपनी के साथ, ताकि वो कंपनी को हरा सके। At Buxar, the East India Company fought against the United Army on 22nd October 1764, in which the United Army lost. Ultimately, यूनाइटेड आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो यूनाइटेड आर्मी थी वो हार गई और जीत किसकी हो गई, ब्रिटिशर्स की। और उसी के साथ दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मतलब कि टैक्सेस। तीनों स्टेट के अब टैक्सेस डायरेक्टली कलेक्ट करने के राइट किसके हाथ में चले गए, इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी के साथ वो लोग और भी अब मजबूत हो गए। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपने कंपनी रूल को एक्सपांड किया, तो देखो, the English government passed a regulating act in 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activity of the company were brought under his direct control. इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 एडी के अंदर, और उस एक्ट के अंदर साफ लिखा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है अब वो गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया जाता है, और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती है या ट्रेड से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ कंपनी की चल रही है वो सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली अब किसके कंट्रोल में चली जाएगी, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड इस काउंसिल्स वर ब्रॉट अंडर हिम। यहाँ तक कि मुंबई और मद्रास के भी जो गवर्नर थे और उनके अंडर उनके जो काउंसिल्स थे वो भी अब डायरेक्टली उनके अंडर चले गए। और अंडरलाइन करना अगर टेक्स्ट बुक है तो, thus Warren Hastings became the first Governor General of India. During his tenure, the first Maratha War and second Mysore War with Hyder Ali Mysore was waged. और उसी के साथ दो युद्ध हुए थे, एक फर्स्ट मराठा वॉर और दूसरा हुआ था सेकंड मैसूर वॉर, जिसके अंदर कौन थे, हैदर अली। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। पर ये दोनों काफ़ी पावरफुल थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों को एक साथ हरा नहीं सकती थी, मतलब कंपनी के प्रॉब्लम सब बढ़ रहे थे। Cornwallis took over as a governor general after Warren Hastings. Ultimately, Warren Hastings के बाद कौन उनकी जगह पे आया, तो Cornwallis. During the tenure of Cornwallis, the third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. Cornwallis के टेनियर के दौरान तीसरा मैसूर वॉर हुआ जो डायरेक्टली किसके साथ लड़ा गया था, टीपू सुल्तान, जो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से काफ़ी फेमस थे। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड विद मराठा एंड निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। पर यहाँ पे कॉर्नवालिस को पता था कि वो अकेले टीपू सुल्तान से युद्ध नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, मराठा और निज़ाम्स को अपने फेवर में ले लिया ताकि वो टीपू सुल्तान को हरा सके, और एग्जैक्टली वही हुआ। टीपू कुड नॉट विन अगेन द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। और अल्टीमेटली टीपू सुल्तान इन तीनों के साथ कंबाइनली नहीं लड़ सकते थे और इसीलिए उनको जो भी ट्रीटी थी वो एक्सेप्ट करनी पड़ी। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस के बाद कौन नया गवर्नर जनरल बना, तो सर जॉन शोर। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसी एडेप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइन एंड मराठा बिकेम स्ट्रॉन्गर। पर सर जॉन शोर थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी रिजिड थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो फेम था, कंपनी का जो पावर था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा और मराठास थे वो और भी स्ट्रॉन्गर बनने लगे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। अब सर जॉन शोर गए और उनकी जगह पे कौन आ गए थे, गवर्नर जनरल
अल्टीमेटली फॉर दिस वेलेस्ली ने क्या किया, तो वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की एक पॉलिसी जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है SAS, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. द कंडीशन ऑफ सिस्टम एंड द स्टेट अडप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलो. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस एंटायर बॉक्स. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. उसमें पहला पॉइंट दिया है, द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आर्मी को ट्रेन किया है वो आर्मी उन्हीं स्टेट को दी जाएगी जो इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है. सेकेंड, बदले में रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, तो इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोवेंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. मतलब बदले में इन आर्मी को जब ब्रिटिशर्स आपके किंगडम में तैनात करते हैं, रखवाली के लिए रखते हैं, तो बदले में जो किंग है उनको ब्रिटिशर्स को क्या देना है, तो अपने कुछ प्रोवेंसेस देने हैं और वो प्रोवेंसेस से जो भी इनकम आती है वो इनकम भी ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर करनी है. विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन अ ट्रीटी विद अदर स्टेट. मतलब कंपनी के परमिशन के बिना कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट के साथ युद्ध नहीं कर सकता था या किसी भी टाइप के एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर सकते थे. देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन अ स्टेट असेंबली. हर एक स्टेट असेंबली के अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी रखा जाएगा. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. कोई भी फॉरेनर स्टेट के अंदर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता. नाउ द स्टेट रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. ऐसे कौन कौन से स्टेट के रूलर थे जिन्होंने SAS को एक्सेप्ट किया, तो नेम्स आर गिवन, यू कैन सी निज़ाम्स, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधियाज, भोसलेज एंड होलकर. तो ये उन स्टेट्स के नेम्स है जो अल्टीमेटली SAS एक्सेप्ट कर चुके थे. आप देख सकते हो किस तरह से सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के जरिए वेलेस्ली ने हमारे राजा महाराजा को बंदी बनाया था. नाउ दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन. सी, ये मीठा पॉइजन था. मीठी चीज़ें हम सबको पसंद है, पर ज़रूरत से ज़्यादा जब हम मीठा खाते हैं तो आपको पता है क्या होता है. यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company. तो वेलेस्ली ने SAS के ज़रिए धीरे धीरे करके कंपनी रूल को काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड करना स्टार्ट किया. गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड. उसके बाद वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को ऑफर दिया, कहा कि आप SAS को एक्सेप्ट कर दो, पर टीपू सुल्तान ने मना किया. तो तुरंत ही for declining the alliance system, the company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. तुरंत ही उन्होंने युद्ध डिक्लेयर किया मैसूर के ऊपर. इसके लिए उन्होंने किन से मदद ली, निज़ाम से. कौन से साल में ये डिक्लेयर किया था युद्ध, तो 1799. ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर अल्टीमेटली टीपू लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. आफ्टर वेलेस्ली अब चले गए. अब उनकी जगह पे कौन आ गए थे, हेस्टिंग्स. केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल. ही वेज अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी. उन्होंने नेपाल के अंदर जो गुरखास थे उनके साथ युद्ध किया और गुरखास को कहा कि आप हमारी आर्मी में शामिल हो जाओ. हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद पिंडाराज एंड टू कंट्रोल ओवर दैम. उसके बाद उन्होंने पिंडारा से भी युद्ध किया और उनके ऊपर भी कंट्रोल ले लिया. विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड. और इसी के साथ अब कंपनी की सुप्रीमेसी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी. In comparison to earlier Governor General, William Bentinck is known as a liberal Governor General. See, बाकी सारे गवर्नर जनरल के कंपैरिजन में जो विलियम बेंटिक थे वो लिबरल थे. लिबरल मतलब क्या, you always like some liberal teacher who sometimes give you homework or definitely give you homework but never check a homework. तो लिबरल का मतलब कि छूट छाट देना, ठीक है आज नहीं तो कल आप कर लोगे. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to imperialistic policy adopted by previous governor general could not bring about any unity. So he was very liberal in his deed. क्योंकि उनको पता था कि अभी वो टाइम आ चुका है, अगर अभी भी हम लिबरल नहीं होंगे तो बाकी सारे स्टेट्स हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. Now Dalhousie came to India as a governor general in 1848. अब नए गवर्नर जनरल कौन आए, Dalhousie. Dalhousie बहुत ही फियर्स इंपीरियलिस्टिक थे. इंपीरियलिस्टिक का मतलब क्या, ही वॉज लाइक अ हिटलर. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. और Dalhousie ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ब्रिटिश एम्पायर को और भी तेज़ी से उनको एक्सपांड करना था और उसको एक्सपांड करने के लिए वो एक पॉलिसी लेके आए. उस पॉलिसी का नाम क्या रखा गया था, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फ्लो चार्ट विच इज गिवन ओवर हियर. Dalhousie पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, एनेक्सेशन बाय वॉर, एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन एंड एनेक्सेशन टू एंड अ नेमशेक रूल. तो ये सारे स्टेट्स के नाम दिए हैं जो उनकी चाल में कहीं ना कहीं फंस गए थे.
बिसाइड्स बीइंग एन इम्पीरियलिस्टिक, डेलहाउसी वॉज ऑल्सो रिफॉर्मिस्ट। सी वो इम्पीरियलिस्टिक तो थे पर साथ साथ वो रिफॉर्मिस्ट भी थे। रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या, जो बदलाव में मानते थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853 एडी, ये सारी चीज़ें हैं जो डेलहाउसी के रूल में हुई थी। सबसे पहला रेलवे लाइन स्टार्टअप किया गया था इंडिया में फ्रॉम मुंबई टू थाने। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज एस्टेब्लिश्ड। अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इट इज PWD, English education, etc. were all introduced during his tenure. He passed law to ban child marriages and advocate widow remarriages. उन्होंने लॉ भी पास किए थे चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए और विडो रीमैरिज को एडवोकेट करने के लिए। विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपांडेड। तो 100 साल के अंदर ब्रिटिश रूल और उनका एम्पायर काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था, काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड हो चुका था। बट in the process, they had to face the dissatisfaction of Indian state, and this was manifested in the form of first struggle of independence in 1857. पर ये जो उनकी 100 साल की जर्नी थी, उसकी जर्नी के अंदर उनको बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर ओनली। Once again, wish you a good health, stay home, stay safe from Kunal sir. Tata, bye bye.